कल्पना कीजिए एक घुप अंधेरी रात है, कोई बिजली नहीं है, बस दूर दूर तक फैला हुआ एक सन्नाटा है और उस अंधेरे के बीच कुछ महिलाएं एक घेरे में नाच रही हैं। हाँ, और उनके सिर पे मिट्टी के घड़े रखे हैं। बिल्कुल, उन घड़ों में अनगिनत छोटे छोटे छेद हैं और हर एक घड़े के अंदर एक दिया जल रहा है। मतलब जैसे जैसे वो घूमती हैं, उन छेदों से छनकर आती हुई आग की रोशनी उस अंधेरे को काटती है। ये दृश्य अपने आप में बहुत ही सम्मोहक होता है ना? और सोचिए, एक भी गलत कदम, एक भी झटके का मतलब है कि या तो वो बैलेंस बिगड़ेगा और घड़ा गिरेगा, या फिर अंदर की आग बुझ जाएगी। सही कहा। और देखिए, ये कोई सर्कस का करतब नहीं है, ये बिहार का एक बहुत ही प्राचीन अनुष्ठान है जिसे झिझिया कहते हैं। हाँ, जहाँ लोग अपने अस्तित्व, बीमारियों से बचाव और सबसे जरूरी बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहाँ इतिहास किसी किताब के पन्नों पर नहीं लिखा है। बिल्कुल, बल्कि वो लोगों की लय, उनकी ताल और उनके शारीरिक हाव भाव में दर्ज हैं। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं वो बिहार के लोक नृत्यों की इन परंपराओं पर आधारित बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं। और मैं बता दूं, मेरा इस डीप डाइव का जो मिशन है वो बस ये समझना है कि कैसे ये नृत्य एक पूरे समाज का आईना है। मतलब ये ऐसा है जैसे आप किसी राज्य का इतिहास और समाज शास्त्र पढ़ रहे हो, लेकिन किताबों के बजाय लय और ताल के जरिए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम अक्सर मानते हैं कि लोक कलाएं या नृत्य केवल मनोरंजन के लिए होते हैं, मतलब शाम को थकान मिटाने का एक तरीका। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर हम इन पर गहराई से विचार करें तो ये असल में एक समाज के जीवित दस्तावेज हैं। ये किसी शून्य में नहीं बने, ये वहाँ की मिट्टी, बदलते मौसम और यहाँ तक कि आजीविका के लिए अपना घर छोड़ने की मजबूरी का सीधा परिणाम है। बिल्कुल, और मैं इसी साइकोलॉजी को समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो दृश्य मैंने अभी बयां किया झिझिया नृत्य का, वो विजुअली तो शानदार है ही, लेकिन मुझे इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प लगता है। वो कैसे? सिर पर आग से भरा घड़ा रखकर नाचना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर खुद को एक शारीरिक तनाव में डालने जैसा है। हाँ, एक तरह का एक्सट्रीम फोकस। बिल्कुल, जैसे वे उस तनाव को जी रही हों जो असल में उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा था। मतलब एक तरफ बारिश न होने का डर और दूसरी तरफ जीवन को बचाए रखने की जद्दोजहद। मुझे आपकी ये बात बहुत सटीक लगी और मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगा। देखिए, झिझिया मुख्य रूप से नवरात्र के समय किया जाता है, देवी दुर्गा की आराधना के रूप में। अच्छा, तो इसका एक धार्मिक पहलू भी है। हाँ, लेकिन इसका जो असली सामाजिक मकसद था वो था समाज को महामारियों और बुरी ताकतों से बचाना। पुराने समय में मानसून के आसपास हैजा या चेचक जैसी बीमारियां बहुत फैलती थी। और तब मेडिकल साइंस भी इतनी विकसित नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ऐसे में वो जो जलता हुआ दिया है ना, वो केवल रोशनी नहीं है, वो जीवन की उस लौ का प्रतीक है जिसे हर हाल में जलाए रखना है। और वो जो घड़े के छेद हैं, वो छेद ये दर्शाते हैं कि जीवन कितना छिद्रपूर्ण, कितना नाजुक है। जब महिलाएं एक साथ लय में वो शारीरिक संतुलन साधती हैं तो वे असल में पूरे समुदाय को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रही होती हैं कि हम सब मिलकर इस संकट से पार पालेंगे। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब वो संतुलन केवल शरीर का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का मानसिक संतुलन है। एकदम सही। और प्रकृति के साथ इसी तरह का गहरा संवाद मुझे आदिवासी परंपराओं में भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब हम जनजातीय इलाकों की तरफ देखते हैं तो वहाँ कर्मा और सोहराई जैसे नृत्य सामने आते हैं। हाँ, कर्मा तो प्रकृति पूजा का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैंने पढ़ा है कि कर्मा में तो किसी मूर्ति की नहीं बल्कि सीधे तौर पर करम के पेड़ की डाल की पूजा होती है। ये तो प्रकृति को खुद का ही एक हिस्सा मानने जैसा है। हाँ, और यही वो जगह है जहां हमें ये समझने की जरूरत है कि ये नृत्य काम कैसे करते हैं। देखिए, कर्मा में नर्तक जब मंदार की धुनों पर नाचते हैं। मंदार मतलब वो जो पारंपरिक ड्रम होता है? हाँ, वही। तो जब वो मंदार और बांसुरी की धुनों पर नाचते हैं तो उनकी शारीरिक मुद्राएं अक्सर हवा में झूमते पेड़ों या लहराती हुई फसलों की नकल करती हैं। अच्छा, मतलब वो प्रकृति के साथ सिंक में आ रहे हैं। वे प्रकृति के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं, वे उसके प्रवाह के साथ बह रहे हैं। और वो जो मंदार की गहरी थाप होती है ना, वह बादलों की गड़गड़ाहट जैसी होती है। अरे वाह, तो एक तरह से वो बारिश को बुला रहे हैं। हाँ, ये सब बारिश को और अच्छी फसल को आमंत्रित करने का एक तरीका है।
और फिर जब फसल कट जाती है तब आता है सोहराई। जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो ये है कि सोहराई में इंसानों से ज्यादा मवेशियों का जश्न मनाया जाता है। सही कहा, इसमें जानवरों की बहुत अहमियत है। उनकी पूजा होती है, दीवारों पर शानदार भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। मतलब जानवरों को इतना महत्व देना ये अपने आप में बहुत खास है। इसके पीछे उस समय के अर्थशास्त्र को समझना होगा। देखिए, एक पारंपरिक कृषि समाज में बिना बैल के खेत नहीं जोता जा सकता, बिल्कुल, बिना गाय के पोषण नहीं मिल सकता। मवेशी केवल जानवर नहीं थे, वे उस समय की पूरी इकोनॉमी के इंजन थे। हाँ, जैसे आज के समय में हमारे लिए मशीनें हैं। एकदम सही तुलना है। तो सोहराई में जो अनुष्ठानिक गीत गाए जाते हैं या जानवरों को नहलाकर उन पर जो रंग लगाए जाते हैं, वो असल में अपनी इकोनॉमी, अपनी आजीविका के प्रति आभार व्यक्त करने का एक कलात्मक तरीका है। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि इंसान और प्रकृति के बीच एक बहुत ही खूबसूरत साझेदारी थी। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हाँ, कहानी यहाँ एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक मोड़ लेती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति हमेशा इंसान के हिसाब से नहीं चलती। बारिश कभी-कभी धोखा दे जाती है। बिल्कुल, और तब स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। जब सूखा पड़ता है, जब खेत बंजर हो जाते हैं और जब गांव में खाने को कुछ नहीं बचता, तब इंसान क्या करता है? तब उसे अपना घर, अपनी जमीन छोड़नी पड़ती है। पलायन? हाँ, और यहीं से इन नृत्यों में पलायन यानी माइग्रेशन का एक बहुत ही भारी, बहुत ही यथार्थवादी स्वर जुड़ जाता है। पलायन शायद बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच है। और इस सच को जिस कला रूप ने सबसे ज्यादा मुखर किया, जिसने इसे एक आवाज दी, वो है विदेसिया। भिखारी ठाकुर का विदेसिया, है ना? भिखारी ठाकुर द्वारा शुरू किया गया ये लोक रंगमंच और नृत्य केवल कला नहीं थी, ये एक सामाजिक आंदोलन था। मुझे विदेसिया का जो सबटेक्स्ट है वो बहुत दिलचस्प लगता है। जब कोई युवा काम की तलाश में कलकत्ता या किसी और दूर के शहर में चला जाता है, तो पीछे जो छूट जाता है वो सिर्फ एक खाली घर नहीं होता, एक पूरा परिवार छूट जाता है। हाँ, एक पत्नी छूट जाती है, बच्चे छूट जाते हैं और एक कभी खत्म न होने वाला इंतजार छूट जाता है। विदेसिया सिर्फ इस बात पर नहीं रोता कि गरीबी है, ये उस मानसिक त्रासदी को मंच पर लाता है जो उस अकेली महिला पर गुजर रही है। सही कहा। मुझे तो ये उस दौर का कोई इंटेंस, यथार्थवादी साइकोलॉजिकल ड्रामा लगता है। आप इसे एक साइकोलॉजिकल ड्रामा कह रही हैं, और ये 100% सच है। देखिए, विदेसिया में नर्तक और गायक जिस तरह से संवाद करते हैं, वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। मैंने सुना है इसमें एक खास किरदार होता है। हाँ, इसमें एक किरदार होता है बटोही यानी राहगीर। जो पत्नी गांव में छूट गई है, वो उस अनजान राहगीर के जरिए अपने पति को संदेश भेजती है। क्योंकि उस समय फोन या इंटरनेट तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि संचार के साधन कितने कमजोर थे। महीनों तक कोई चिट्ठी नहीं आती थी। और सबसे बड़ी बात, विदेसिया इस कड़वी सच्चाई को भी दिखाता है कि शहर जाकर वो आदमी अक्सर गांव की पत्नी को भूल जाता है। ओह, मतलब वो वहां किसी और से शादी कर लेता है? हाँ, कई बार ऐसा होता था। भिखारी ठाकुर ने इस दर्द को और महिलाओं की इस बेबसी को इतनी मजबूती से मंच पर रखा कि उस जमाने में दर्शक फूट फूट कर रोने लगते थे। ये बहुत ही दुखद है, और मुझे लगता है इन्हीं भावनाओं को प्रोसेस करने का एक और तरीका मिथिला क्षेत्र में दिखता है, जट जटिन नृत्य के रूप में। हाँ, जट जटिन बहुत ही अलग शैली का है। मानसून के समय या जब सूखा पड़ता है तब ये किया जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो है पति और पत्नी के बीच की नोक-झोंक। बिल्कुल, इसमें एक डिबेट जैसा माहौल होता है। हाँ, दो समूह होते हैं, एक पति यानी जट का किरदार निभाता है और दूसरा पत्नी यानी जटिन का। वे आमने सामने खड़े होकर सवाल जवाब करते हैं, बहस करते हैं। और ये बहस अक्सर आर्थिक तंगी को लेकर होती है। वही तो, ये मुझे बहुत हद तक अमेरिका के ब्लूज म्यूजिक जैसा लगता है। मतलब जैसे वहां लोगों ने अपने शोषण और दर्द को संगीत के जरिए एक आवाज दी, उसे झेला, वैसे ही यहाँ आर्थिक तंगी और अलगाव के डर को जट जटिन के जरिए जिया जाता था। मैं आपके इस ब्लूज म्यूजिक वाले नजरिए से पूरी तरह तो सहमत नहीं हूं, लेकिन ये एक बहुत ही शानदार तुलना जरूर है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये अलग है? देखिए, ब्लूज में एक गहरा व्यक्तिगत दुख होता है। अक्सर एक अकेला इंसान गिटार के साथ अपना दर्द गाता है, जबकि जट पूरी तरह से एक कलेक्टिव थेरेपी यानी सामूहिक उपचार है। अच्छा, क्योंकि इसमें पूरा समुदाय शामिल होता है। हाँ, इसमें महिलाएं जब आमने सामने होकर गाती हैं तो वो केवल अपना दुख नहीं बता रही, वे एक दूसरे को ढांढस बंधा रही हैं।
समझ रही हूँ। जब बारिश नहीं हो रही, घर में अनाज नहीं है और पति को बाहर जाना पड़ रहा है, तो जो भयानक मानसिक तनाव पैदा होता है, उसे ये महिलाएं इस काव्यात्मक लड़ाई के जरिए बाहर निकालती हैं। जब आप अपनी सबसे बड़ी चिंता को एक गीत या मजाक में बदल देते हैं, तो उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। अपनी चिंता को गीत में बदलकर उसका डर कम करना। और शायद इसीलिए चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, इंसान हंसी मजाक का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। बिल्कुल, हमेशा दुख या संघर्ष ही नहीं होता। हाँ, और इसी से हम समाज के एक बिल्कुल अलग पहलू की तरफ आते हैं, उत्सव और सामाजिक बंधन, जैसे डोमकच नृत्य। डोमकच, ये ग्रामीण समाज के मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे दिलचस्प परंपराओं में से एक है। सच बताऊं तो ये मुझे एक बहुत ही एक्सक्लूसिव क्लब जैसा लगता है। वो कैसे? मतलब सोचिए, शादी का माहौल है, घर के सारे पुरुष बारात लेकर जा चुके हैं, घर पर सिर्फ महिलाएं बची हैं, और तब शुरू होता है डोमकच। बिल्कुल। ये सिर्फ नाचना नहीं है, ये एक तरह का नाटकीय प्रदर्शन है, जहां महिलाएं खूब मजाक करती हैं, एक दूसरे पर फप्तियां कसती हैं और दोस्ताना छेड़छाड़ करती हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरुषों के जाते ही घर की चारदीवारी अचानक से एक बहुत ही सुरक्षित, आजाद स्पेस में बदल जाती है। और ऐसा होना बहुत जरूरी भी था। हमें उस समय की सामाजिक संरचना को समझना होगा। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं पर अनगिनत पाबंदियां थीं कि उन्हें कैसे बोलना है, कैसे उठना बैठना है। हाँ, और सबके सामने कैसे पेश आना है। इन सारे नियमों के बीच डोमकच एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम करता था। प्रेशर वॉल्व, ये सही शब्द है। जो पुरुष नहीं होते थे तो महिलाएं अक्सर पुरुषों के ही कपड़े पहन लेती थीं, नकली मूछें लगा लेती थीं और समाज के ठेकेदारों, ससुर या जेठ की नकल उतारती थीं। कमाल है, मतलब वे उस सिस्टम का मजाक उड़ा रही हैं जिसने उन पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। ये तो एक बहुत ही गहरा सबवर्जन या कह लें कि विद्रोह है, जो हंसी मजाक के लिबास में छुपा हुआ है। बिल्कुल, वे हास्य के माध्यम से अपनी भड़ास निकाल रही थीं। ये एक तरह का सामाजिक तनाव से मुक्ति पाने का जरिया था। वे बिना किसी रोक टोक के नाच सकती थीं, अपनी शारीरिक भाषा को स्वतंत्र कर सकती थीं। ये उनके लिए एक साइकोलॉजिकल स्पेस था जो सिर्फ उनका अपना था। लेकिन जब हम सार्वजनिक मंचों पर मनोरंजन की बात करते हैं, तो वहां एक बहुत ही अजीब विरोधाभास दिखता है। मुझे लौंडा नृत्य के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। हाँ, ये भोजपुरी क्षेत्र का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। मेलों में, शादियों में ये बहुत लोकप्रिय है। इसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर बहुत ही तेज गतियों वाला नृत्य करते हैं। अब एक तरफ डोमकच है, जहां महिलाएं बंद दरवाजों के पीछे पुरुषों का रूप धर रही हैं, और दूसरी तरफ लौंडा नृत्य है, जहां पुरुष सबके सामने महिलाओं का रूप धर रहे हैं। विरोधाभास तो है। तो क्या ये सीधे तौर पर इस बात का सबूत नहीं है कि उस समय महिलाओं का सार्वजनिक मंच पर आना पूरी तरह से बैन था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लौंडा नृत्य केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये सीधे तौर पर पितृसत्ता का बाई प्रोडक्ट है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा। देखिए, कला और मनोरंजन की भूख तो इंसानी फितरत है। मेलों में, आयोजनों में लोगों को मनोरंजन चाहिए था, लेकिन अच्छे घर की महिलाओं का मंच पर नाचना या गैर मर्दों के सामने प्रदर्शन करना सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। मतलब डिमांड थी, लेकिन सप्लाई पर पूरी तरह पाबंदी थी। सटीक कहा आपने। तो इस वैक्यूम को भरने के लिए क्या किया गया? पुरुषों ने ही महिलाओं के कपड़े पहन के नाचना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही अजीब समझौता लगता है। हाँ, और इस नृत्य में जो तेज ताल होती है, जो अतिरंजित हाव भाव होते हैं, वो विशुद्ध रूप से भीड़ का ध्यान खींचने के लिए होते हैं। हालांकि आज के समय में इसे देखने का नजरिया थोड़ा बदल रहा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये उस सख्त सामाजिक ढांचे का एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान था। ये सच में विडंबना है। जो चीज बाहर से सिर्फ एक उत्सव और ठहाकों का जरिया लग रही है, उसकी जड़ें समाज की इतनी गहरी बंदिशों में है। बिल्कुल। खैर, चलिए अब समाज के एक और वर्ग की तरफ चलते हैं। हमने किसान देखे, माइग्रेंट मजदूर देखे, महिलाओं के संघर्ष देखे, लेकिन इस समाज में केवल खेत और खलिहानी तो नहीं थे ना? नहीं, युद्ध भी थे। हाँ, अपनी जमीन की रक्षा भी करनी होती थी, और इस सैन्य जज्बे को जिंदा रखा है पाइका नृत्य ने। पाइका, ये दक्षिणी बिहार और खास तौर पर जनजातीय बेल्ट का एक मार्शल लोक नृत्य है। देखिए, अगर जीजिया में एक ठहराव था, तो पाइका में एक आक्रामक ऊर्जा है।
ये पूरी तरह से शक्ति और चपलता का प्रदर्शन है। इसके बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि इसमें नर्तक सचमुच तलवार, ढाल और लाठियों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, असली हथियार। उनके कदम, उनका फुटवर्क, वो कोई साधारण डांस स्टेप नहीं है, वो कॉम्बैट ट्रेनिंग की नकल है। जैसे दुश्मन पर हमला कैसे करना है या बचाव कैसे करना है। सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि शांति काल में, मतलब जब कोई युद्ध नहीं हो रहा होता, तब अपनी मिलिशिया को, अपने योद्धाओं को शारीरिक रूप से फिट रखने और अगली पीढ़ी को सैन्य कौशल सिखाने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका रहा होगा। ये बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। पुराने समय में कोई स्थायी पुलिस बल या खड़ी सेना हर गांव में नहीं होती थी। हाँ, समुदायों को अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ती थी। बिल्कुल, चाहे वो जंगली जानवरों से हो या हमलावरों से। पाइका उसी आत्मरक्षा के प्रशिक्षण का एक कलात्मक रूप है। इसमें जो वाद्य यंत्र इस्तेमाल होते हैं जैसे नगाड़ा, भेरी, उनकी आवाज ही युद्ध के मैदान जैसी होती है। वो जो भारी वाली आवाज होती है ना। हाँ, जो खून खौला दे। और आपको बताऊं, जब अंग्रेजी हुकूमत या अन्य सत्ताधारी ताकतों ने हथियारों पर पाबंदी लगानी शुरू की तो कई बार इन मार्शल आर्ट्स को ही नृत्य का चोला पहना दिया गया ताकि परंपरा और ट्रेनिंग दोनों छिपकर चलती रहें। अरे वाह, मतलब नृत्य के रूप में सैन्य प्रशिक्षण, ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम था। हाँ, कला हमेशा अपना रास्ता निकाल लेती है। और इन सभी नृत्यों में एक चीज जो कॉमन है, जो इनकी धड़कन है, वो है संगीत। ढोलक, मंजीरा, बांसुरी। लेकिन एक और बात जो मुझे इस पूरे विश्लेषण के दौरान बार बार महसूस हुई। कौन सी बात? हमने झिझिया की बात की, डोमकच की बात की, जटजटिन की बात की। अगर हम ध्यान दें तो इन सभी लोक विरासतों को, इन धुनों को और इन कहानियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का असली काम महिलाओं ने किया है, वो भी बिना किसी लिखित किताब के। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है आपने। देखिए, इतिहास अक्सर महलों में बैठे पुरुषों द्वारा लिखा गया, लेकिन जो असल संस्कृति थी, जो लोक जीवन था, उसे महिलाओं ने अपनी स्मृति में सहेजा है। बिल्कुल। उन्होंने इन गीतों को किसी डायरी में नहीं लिखा। जब वे चक्की पीसती थीं, खेत में काम करती थीं या रात को बच्चों को सुलाती थीं, तब वे इन धुनों को गाती थीं और इसी तरह ये जिंदा रहे। मैं तो कहूंगी वे सच में हमारी सांस्कृतिक लाइब्रेरी की सबसे बड़ी लाइब्रेरियन है। उनके बिना ये पूरा का पूरा मौखिक इतिहास कब का मिट चुका होता। और इसीलिए आज के समय में इन लोक कलाओं के संरक्षण की बात इतनी अहम हो जाती है। खास तौर पर आज के इस डिजिटल युग में। बिल्कुल, जब हम तेजी से एक भागती दौड़ती दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं, जहां हमारी पहचान अक्सर हमारी मोबाइल स्क्रीन तक सीमित हो जाती है। ऐसे में जब सांस्कृतिक अकादमियां इन नृत्यों को मंच पर लाती हैं, तो ये केवल किसी पुरानी चीज को म्यूजियम में रखने जैसा नहीं है। हाँ, ये तो अपनी जड़ों से जुड़ना है। ये हमें ये याद दिलाने का एक तरीका है कि हमारा अतीत कितना सामूहिक था। लोग एक साथ आकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी समस्याएं सुलझाते थे। ये एक बहुत ही गहरी बात है। हमारा अतीत सामूहिक था। और इसी बात ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा विचार डाल दिया है। क्या विचार? देखिए, हमने देखा कि कैसे प्रकृति के कहर, खेती की चुनौतियों और पलायन के दर्द ने इन अद्भुत नृत्यों को जन्म दिया। अगर हम आज के जीवन की बात करें, ये जो हमारा आधुनिक जीवन है, हाँ। सुबह उठकर लैपटॉप खोलना, लगातार जूम कॉल्स करना, घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहना, या फिर अपनी छोटी सी स्क्रीन पर अनंत काल तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। सोचिए, अगर 100 साल बाद किसी को हमारे आज के इस जीवन पर एक लोक नृत्य बनाना पड़े तो उसकी मुद्राएं कैसे होंगी? ये कल्पना ही बहुत डरावनी भी है और दिलचस्प भी। शायद उसमें गर्दन को नीचे झुकाकर स्क्रीन देखने की कोई स्थिर मुद्रा हो। हाँ। या फिर कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने की कोई तेज बेचैन करने वाली लय हो। बिल्कुल। और शायद ट्रैफिक जैम की झुंझुलाहट को दिखाने के लिए नर्तक एक ही जगह पर खड़े होकर लगातार कदम ताल करें, बिना कहीं पहुंचे, एक ही जगह पर भागते हुए। हाँ। लेकिन अगर हम इस मजाक से परे देखें तो ये एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या हम, आज की पीढ़ी, अपने पीछे कोई ऐसी सांस्कृतिक अभिव्यक्ति छोड़ रहे हैं जिसमें लोग एक साथ आते हों? ये सोचने वाली बात है। क्या हम कोई ऐसी कला बना रहे हैं जो हमारे आने वाले कल को बताएगी कि हम एक साथ कैसे हंसे थे या कैसे रोए थे? या फिर हम सिर्फ अपनी अपनी स्क्रीन्स के पीछे अलग थलग पड़ गए हैं? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम तकनीकी रूप से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम मानवीय रूप से भी जुड़ रहे हैं? लोक कलाएं इसी मानवीय जुड़ाव का सबसे शुद्ध रूप हैं। बिल्कुल।
इसलिए अगली बार जब भी कोई लोक कला, कोई ग्रामीण नृत्य आपके सामने आए, चाहे वो किसी मंच पर हो या किसी शादी के किनारे, तो उसे केवल एक परफॉर्मेंस मानकर नजरअंदाज मत कीजिएगा। हाँ, रुकिएगा और उसे ध्यान से देखिएगा। उस ढोलक की भाप और उन कदमों की लय में एक पूरा इतिहास धड़क रहा है। एक ऐसा इतिहास जो किताबों में नहीं बल्कि इंसानी शरीर की भाषा में लिखा गया है। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं। हमेशा की तरह नई चीजें खोजते रहिए और जो सामने है उसके पीछे की कहानी को डिकोड करते रहिए।